ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा डिस्कस कर लिया था स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों की कल डिस्कस हो गई थी। जो लोगों ने कल क्लास अटेंड किया रहा होगा, आज हम लोग को बेटा डिस्कस करना था स्ट्रेन। ठीक है, आज का जो टॉपिक आपको बोला गया था, वो बोला गया था आपको स्ट्रेन क्या है, इसका क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आगे, फिर आगे का जो कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रेस जब हम लोग बात करते थे बेटा, स्ट्रेस जब हम लोग बात करते थे तो उस केस में हम लोग लेते थे कि फोर्स पर यूनिट एरिया को कह लेते थे बेटा स्ट्रेस, और अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने अलग अलग उसको डिफाइन किया था। आज हम लोग को स्ट्रेन डिफाइन करना है बेटा। स्ट्रेन जो होता है, इसी को हिंदी में विकृति कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। स्ट्रेस को आप लोग क्या कहते थे, स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेन, तो जब आपका क्या स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन का मीनिंग होता है बेटा, किसी भी कोई भी बॉडी है उसके जो कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करते हो, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रेशियो को ही स्ट्रेन कहा जाता है। तो डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को, द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड क्या है, स्ट्रेन। किसी भी बॉडी जो भी है, जिस भी शेप का है, उसके पैरामीटर में या कॉन्फ़िगरेशन में जो आपने चेंज किया अपॉन जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी को नाम देते हैं बेटा स्ट्रेन कह लेते हैं। तो यहाँ से जो हम दिखाते हैं, तो स्ट्रेन आपका हो जाता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन। ठीक, इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं, अगर लिखना चाहते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रेन, इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इसे हम लोग स्ट्रेन कह लेते हैं बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसे नाम दिया आपने स्ट्रेन। अब बेटा चूंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जो स्ट्रेन आपका होता है वो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, जैसे लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे तो डेल्टा एल अपान एल ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कहेंगे डेल्टा वी अपान क्या वी ले लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो रहा है, जो भी हमारे होंगे वो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए यूनिट एंड डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस ड्यू टू इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का हमारा क्या होता है, रेशियो होता है, इसलिए इसे हम लोग यूनिट और डायमेंशनलेस कह लेते हैं। क्या बोलते हैं इसे बेटा, यूनिट एंड डायमेंशनलेस कह लेते हैं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का आपका रेशियो हो गया। ठीक, आगे कंडीशन हम लोग लेते हैं। अब इसके जब टाइप्स की बात करते हैं, जब हम लोग बेटा टाइप्स की बात करते हैं, स्ट्रेन के टाइप के क्या होंगे, तो उस कंडीशन में कैसे दिखाते हैं, देखो। जो इस टाइप होता है स्ट्रेन में, पहला लेते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर और टेंसाइल। इसको हम लोग तीन नाम से प्रोसेड करते हैं। एक हो गया हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल, लीनियर और टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, बोला जाता है कि अगर कोई रॉड शेप की बॉडी है, कोई रॉड शेप की बॉडी है बेटा, उसमें आप डिफॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लॉन्ग लेंथ, उसके लेंथ में अगर आप चेंज करते हैं, डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इन लेंथ हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ आपका होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को ही हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा। ठीक है, वहां पे बोला जाता है लीनियर स्ट्रेन। ठीक, क्या कहेंगे, लीनियर आर, उसी को लॉन्गिट्यूडनल कह लेते हैं बेटा। लीनियर आर क्या टर्म देंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल कह लेते हैं। तो जो रेशियो आपका हो गया बेटा, ठीक है, किसका, लॉन्गिट्यूडनल की जब बात करेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बोला जाता है, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो बोलते हैं इट इज द डिफॉर्मेशन, ठीक है, या डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, प्रोड्यूसर्स या चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में आप चेंज करते हो, अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा उसके लेंथ में चेंज, जैसे मान लो ये रॉड है, सपोज दैट मार्कर है ना, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया बेटा, अगर ये फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ में चेंजेस होती हैं, जो चेंज लेंथ में होगा अपन जो ओरिजिनल लेंथ है, इसी के रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ जो होता है, उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कहेंगे, तो यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू, सपोज दैट, ऐसे मान लो बना लेते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। ये रॉड है, सपोज दैट एक साइड से बेटा हमने फिक्स कर दिया, दूसरे साइड में इस पे फोर्स अप्लाई किया,
दूसरे साइड में आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ में थोड़ा इलांगेशन हो जाता है, मान लो यहाँ पे है, अभी फोर्स नहीं हमने अप्लाई किया, ये ओरिजिनल लेंथ था, इसको आपने एल ले लिया, कैपिटल एल ले लो, स्मॉल ले लो, जिससे भी दिखाना चाहें। सपोज दैट इसका लेंथ आपका एल है, स्मॉल एल से ले लो, डेल्टा एल के टर्म में हम ले लेंगे बेटा, ठीक। अब इस पे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स को अप्लाई करने पर सपोज दैट इसकी लेंथ में आपका इलांगेशन होता है बेटा, इसकी लेंथ में आपका क्या हो रहा है, इलांगेशन हो रहा है। ये जो इलांगेशन आपका यहाँ डेवलप हो रहा है, ये डेल्टा एल है। अगर इलांगेशन जो आपका डेवलप हुआ वो डेल्टा एल है, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पर इसमें इलांगेशन की वैल्यू बेटा डेल्टा एल हो रहा है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की हम बात करेंगे ना, तो ये होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग लिखते हैं बेटा ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की या लीनियर स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा। देखिए ऊपर भी, ठीक है, इसे अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये है बेटा हमारा ऊपर वाला क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो वैल्यू हो गई डेल्टा एल बाई एल के बराबर हो गए। अब ऊपर भी लेंथ है, लेंथ मतलब जो भी आप यूनिट लीजिए, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी एक्स वाई जेड लेते हैं, जो यूनिट ऊपर होगा बेटा वही यूनिट नीचे होगा। तो सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी की यूनिट जो होगी, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसीलिए कहते हैं इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। वो किसी भी टाइप, कोई भी टाइप का आप स्ट्रेन लेते हैं वो हमेशा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। ये आपका यूनिट एंड क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है, तो इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा केस आप कहते हैं, ठीक, जो लीनियर स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेन जो डेवलप आपका होता है, लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इस कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। उसी को जब डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे हमने यहाँ पे किया, जिधर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी के कंडीशन में आपका हो रहा है, तो इसी को हम स्पेशली कहते हैं तब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एंड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। अगर वो, ठीक है, कैसे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी को हम लोग लेटरल स्ट्रेन कह लेते हैं। तो इसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल में, ठीक है। फिलहाल कॉमनली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल टर्म ही बोल के करते हैं, ठीक। अगर वो जो डायरेक्शन है, क्योंकि बेटा डिफॉर्मेशन उधर ही डेवलप होता है जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं। आप देखेंगे किसी भी बॉडी जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही खींचेगा ना, ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लगा रहे हो खींच के जा रहा है उधर बढ़ रहा है, उसकी पैरामीटर भी चेंज हो रही है। तो उस केस में क्या करते हैं, उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं, ये स्पेशली जब कंडीशन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। तो इसीलिए आप चाहे यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको हम नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग इतना ही लिख लेते हैं बेटा क्या, क्योंकि सिक्स सब कैटेगराइज कर लीनियर आर, इसे कह रहे थे लीनियर आर टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर आर टेंसाइल स्ट्रेन, यहीं से हम लिख लेते हैं लीनियर आर टेंसाइल स्ट्रेन। लीनियर आर क्या कहेंगे आप, इसे टेंसाइल स्ट्रेन कह लिया आपने, यहाँ से डिफाइन कर लिया, ठीक। अब इसको हम सब पॉइंट करके लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि बाय द वे आपका उसको सब डिवाइड करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसी लीनियर को ही हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे जनरल केस में, लेकिन उसी को स्पेशलाइज जब कर लेते हैं तो एक आपका हो जाता है बेटा लेटरल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो बोला जाता है लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसे हम लोग कह लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, जो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका होगा उसे लेटरल स्ट्रेन कह लेते हैं। उसे क्या बोलेंगे आप, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो बोला जाता है लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, in the direction of deforming force, linear strain in the direction of deforming force is called longitudinal, is called longitudinal strain, and
ठीक है। इफ परपेंडिकुलर टू, अगर वो आपका क्या डायरेक्शन में हो गया तब तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, एंड इन द डायरेक्शन perpendicular to force is called lateral strain। थोड़ा सा हम इसमें डिस्टिंग्विश कर देते हैं बेटा। देखो इसका लेटेस्ट स्ट्रेन, थोड़ा सा हम इसको डिस्टिंग्विश इसलिए कर लिए क्योंकि पॉइंट्स इसमें रिफॉर्म की जा सकती है, जैसे लीनियर टेंसाइल। ठीक, लीनियर टेंसाइल हम लोगों ने कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा ये जो लीनियर हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये स्पेशली देखो फोर्स हमने इधर लगाया है ना, तो इसी डायरेक्शन में आपका इलांगेशन भी हुआ, चेंज भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसीलिए इसी लीनियर को हम लॉन्गिट्यूडनल बोल लेते हैं। ये स्पेशली जो डायग्राम हमने डिस्कस किया है ना, ये हमारा किसके लिए है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए ही। ये डायग्राम आप डिस्कस कर रहे हो ये हमारा स्पेशली लॉन्गिट्यूडनल के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका ये इधर की तरफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो हम इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इलांगेशन की वैल्यू वेरी स्मॉल ली जाती है, तो एरिया रिलेटिवली हमारा लगभग नेग्लिजिबल चेंज माना जाता है। बट अगर इसके इलांगेशन की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो इसका क्या रेडियस की वैल्यू घटेगी, डायमीटर आपका घटेगा। ठीक है, तो डायमीटर घटेगा तो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, डायमीटर ऐसे उसके परपेंडिकुलरली डिक्रीज कर रहा है, उस केस में जब कहोगे तो उसे आप लेटरल स्ट्रेन कह देंगे। मतलब अगर फोर्स के परपेंडिकुलरली हमारा डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, उस कंडीशन में उसे जो हम लोग लेंगे बेटा, उसे हम लोग कह देते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या नाम देंगे उसे आप, लेटरल स्ट्रेन कह लेते हैं। तो ये चीजें आपकी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, लेटरल क्या होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये केस आपका हो गया लेटरल स्ट्रेन का क्या होगा। ठीक है, इसी को सब कैटेगराइज कर लिया लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। फिलहाल जो अपने लेवल पे हम लोग पढ़ते हो लॉन्गिट्यूडनल वाला ही मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो क्वांटिटी आपकी यूनिट एंड डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन लेस हो गए, पहले ही हम लोगों ने लिख लिया है। किसी भी टाइप का आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो हमेशा वो यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारे लीनियर और टेंसाइल, उसी को सब कैटेगराइज कर लिया हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल एंड क्या लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जरा देखेंगे आप, ये समझ गया भैया क्या होता है लीनियर और टेंसाइल, उसे सब कैटेगराइज कर लिया आपने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेंसाइल। ठीक है, किसका, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो इसको हटा देते हैं बेटा, हम स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इरेज कर रहे हैं बेटा। चलिए देखें, सेकेंड जो कैटेगरी हम लोग लेते हैं बेटा वो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे नाम से ही लग रहा है बेटा, वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम में हम चेंजेस करते हैं, किसमें चेंज करते हैं बेटा, वॉल्यूम में अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेंगे। क्या कह लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम यहाँ बोलेंगे इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन क्या, वॉल्यूम। ठीक, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, अलोन द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बेटा, वो उसके क्या क्या प्रोड्यूस कर दे, वॉल्यूम में चेंज कर दे, तो बोलते हैं इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वॉल्यूम, if the deforming force produces a change in volume, if the deforming force produces या produced a change in volume, ठीक है, then the ratio of then
द रेशियो ऑफ change in volume to the original volume is called volumetric strain. तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा इसके बेस पर आप दिखा देते हो। इसी को आपने नाम दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या होता है कैसे होता है इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन बेटा हो जाता है। अब कैसे हम दिखाएंगे, सपोज दैट कोई स्फेरिकल बॉडी है, कोई स्फेरिकल हमारी क्या है बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। आपने बाहर से इस पे फोर्सेस और यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा बेटा वो प्रेशर डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। ये हमने सभी साइड से आपका फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा उसी को हम लोग प्रेशर कह लेंगे, प्रेशर डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से सपोज दैट आपकी जो बॉडी थी ना वो क्या कंप्रेस हुई, कैसे हुई बेटा, कंप्रेस हुई। ये कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस होके आपका यहाँ पे पहुंचा। तो ये कंडीशन जो वॉल्यूम टोटल पहले V था इसकी वैल्यू मान लो हमारा डेल्टा V हो रहा है बेटा, डेल्टा V। तो ये बचेगा V माइनस डेल्टा V, अंदर जो बचा वॉल्यूम वो V माइनस डेल्टा V हुआ। ठीक, अब अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी ये आएगा बेटा डेल्टा V अपान V, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा, यानी Vs की वैल्यू वो हम लोगों ने लीनियर स्ट्रेन कहा था Ls से दिखा दिया, इसे Vs से दिखा दिया। इसकी वैल्यू डेल्टा V अपान V के बाद, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन एस होगा क्योंकि वॉल्यूम बेटा ऊपर भी है चाहे चेंज हो चाहे ओरिजिनल हो। ठीक है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है तो ऊपर भी जो यूनिट लेंगे वही नीचे होगा, तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाती है, यूनिट कैंसिल हो गया तो डायमेंशन भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है, याद रहेगा। तो बोलते हैं बेटा इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये आपके यूनिट और डायमेंशन लेस हो जाता है। तो ये केस हमने सेकंड बात कर लिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा वो आता है शियर स्ट्रेन। क्या आता है आपका, शियर स्ट्रेन। अगला जो कैटेगरी हमारी थर्ड आती है, ठीक है, उसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह लेते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेन के नाम से भी हम लोग उसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन तो यहाँ पे कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। यहीं लिख लेते हैं, इतने में आ जाएगा बाबू। ठीक, थर्ड कैटेगरी अपनी हो गई शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो कंडीशन क्या बनेगी, शेयरिंग स्ट्रेन और क्या कह रहे हैं आप, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो कंडीशन क्या बनेगी देखो, जब हम लोग बात करें बेटा शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन का, शेयरिंग और किसका, टेंजेंशियल स्ट्रेन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या कंडीशन हम नहीं बन रही है। ये होता क्या है देखो कि चूंकि हमारा यहाँ जो फोर्स होता है बेटा ना वो टेंजेंशियली अप्लाई किया जाता है, वो टेंजेंशियली अप्लाई किया जाता है और इसके अप्लाई करने पे पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं आती, खाली बॉडी के शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है। बॉडी का जो शेप होता है वो डिफॉर्म होता है, बट एक्चुअल में उसके क्या लेंथ वगैरह में हमारी चेंजेस नहीं आती हैं। एक फेस को हमने फिक्स कर देते, दूसरे पे हम प्रेस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बेटा ऐसा कोई आइटम फिलहाल अपने पास देखिए, मान लो डस्टर है, सपोज दैट ऐसा इसमें तो किया नहीं जा सकता है। जैसे मोटी बुक होती है ना, आप क्या करना, क्या जो मोटी बुक होगी सबसे मोटी आपके पास बुक होगी उसको हाथ पे ऐसे रख लेना,
एक सरफेस को उसको जो है आपके क्या हाथ के यानी पाम के कांटेक्ट में होगा उसको फिक्स करना, ऊपर वाले सरफेस पे से फोर्स लगाना। जब फोर्स लगाओगे ना तो ये आपके आगे की तरफ क्या करेगी, ऊपर वाला सरफेस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। जो शिफ्टिंग होगी तो इससे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो उसका क्या साइज बदल गया, उसके पैरामीटर पे कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन उसके शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जो सारे एंगल 90 90 थे ना, अब वो 90 हमारे एंगल जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। तो इस टाइप का, चूंकि फोर्स हम लोग एक सरफेस पे लगाएंगे, टेंजेंशियली लगाते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं बेटा। आल्सो नोन एज क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से दिखा लेते हैं, ठीक। हम डायग्रामेटिकली आपको दिखा दे रहे हैं, बट इसमें एक सरफेस हमारा जो होगा, एक कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा वो फिक्स्ड होगा। एक कॉन्टैक्ट सरफेस को हम लोग क्या ले लेते हैं, फिक्स्ड ले लेते हैं। तो उसके बेस पे आप यहाँ से दिखाते हैं कैसे होगा, क्या होगा, वो चीजें बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो डायग्राम हम बना लेते हैं बेटा। ये जो लोअर सरफेस होता है बेटा ना, ये जो लोअर हमारा सरफेस है, इसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है, मतलब बॉटम सरफेस जो है उसे हम फिक्स कर देते हैं, ठीक। कंडीशन क्या होती है, इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। इस पे फोर्स आप अप्लाई करेंगे अपर सरफेस पे। जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, तो ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। ये जो ऊपर वाली लेयर होती है पूरी बॉडी ऐसे शिफ्ट करती है ऊपर से, उसमें डिफॉर्म हो जाता है शेप में, जैसे देखो ऐसे डायग्राम हम। ये कंडीशन हो जाता है, मतलब ये हमारा बेटा शिफ्ट हो जा रहा है, दिख रहा है ना। तो उसकी शिफ्टिंग आपकी हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, शिफ्टिंग हो जाती है। जब इसकी शिफ्टिंग आपकी हो जा रही है तो उस केस में देखो कंडीशन क्या है, सपोज दैट ये जो शिफ्टिंग है, यहाँ से जो ये आर्म्स हमारा शिफ्ट हो रहा है, ये जो शिफ्टिंग आ रही है, ये आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो यक्स ले लीजिए आप, यक्स ले लो, डेल्टा एल ले लो, जो भी ले लो। और वर्जिनल जो पैरामीटर इसको एल ले लेते हैं। सपोज दैट वर्जिनल जो पैरामीटर था इसे हमने एल से दिखा दिया, और ये जो शिफ्टिंग आपकी हो रही है, जो शिफ्टिंग आपकी हो गई, इसको हमने एक्स से, एक्स मतलब ये सारे इतना सारा सारा ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो एक्स से अगर हम दिखा लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले रहे हैं बेटा, आपका ए है। तो यहाँ पे जब आप दिखाओगे ना, जो वैल्यू हमारी आ रही है, जो वैल्यू हमारा आएगा, बोला जाता है कि शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो जो शियर स्ट्रेन आपका होगा यहाँ पे बेटा, जब शियर स्ट्रेन लिखेंगे तो जितनी ये शिफ्टिंग हुई है, अगर यहाँ से ना आपको क्लियर दिख रहा हो, तो ये वैल्यू भी हमारा उतना शिफ्ट हुआ, ये वैल्यू भी सारे में शिफ्टिंग आपकी सेम सेम है, ये भी हमारा क्या होगा, एक्स के बराबर ही होगा। तो वो वैल्यू जो आएगी शियर स्ट्रेन की वैल्यू आएगी एक्स बाई कितना, एल के बराबर हो जाएगा। जो शियर स्ट्रेन आपका होगा बेटा वो एक्स बाई क्या होगा, एल के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं शियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू एक्स बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, शियर स्ट्रेन की वैल्यू हो गई एक्स बाई एल, ठीक। चलिए, तो ये केस आपके होंगे, क्या होंगे कैसे होंगे, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन में आपने लिख दिया शियर स्ट्रेन, डिफाइन करेंगे, अगर अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन विद, ठीक है, कहाँ पे जो फॉर्म करे, जैसे यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये मान लो ये बेटा हमारा एंगल जो बनाएगा यहाँ से, ये थीटा है, एंगल कितना हो गया आपका, थीटा हो गया, ठीक। जो एंगल हम लेते हैं रेडियन में, ठीक, कहाँ से, जो सरफेस आप लेते हैं रेडियन थ्रू विच
द प्लेन, जो प्लेन आप ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, जितना शिफ्ट किया थ्रू द क्यूबिकल बॉडी, ठीक है, आर गार्ड क्या, शियर स्ट्रेन, उसी को हम लोग कह लेते हैं शियर स्ट्रेन कहते हैं बेटा। मतलब ऐसे समझ लो यहाँ डायग्राम से, हमने ये फोर्स लगाया ना, इस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाया, तो ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ से ये पूरी सिस्टम ऊपर वाला जो ये पूरा आपका है, ये जितना आपका शिफ्ट हो रहा है, एंगुलर शिफ्टिंग जो हो रही थीटा, इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा शियर स्ट्रेन। लेकिन यहाँ जो लेते हैं ना, वो हमारा किसमें, रेडियन में, एंगल जो आता है वो रेडियन में लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका हो गया थीटा का, ठीक है। थीटा की वैल्यू इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड बाबू, तो ये केस आपका होगा बेटा, इसके बेस पे आपने यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया, क्या होगा कैसे होगा, इसे शियर स्ट्रेन कह लेंगे, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू होगी। तो हमने तीनों टाइप के स्ट्रेन का डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आपका डिस्कस हो गया। क्या होगा, आपने पहला पढ़ लिया था बेटा क्या, लीनियर या टेंसाइल स्ट्रेन, तो उसी को सब कैटेगराइज कर लिया था लॉन्गिट्यूडनल एंड क्या, किसमें, एक लॉन्गिट्यूडनल नाम दे दिया था और दूसरे का नाम क्या दिया था बेटा, जब आपका परपेंडिकुलर होता था उसके इसमें हम लोगों ने लेटरल स्ट्रेन कह लिया था, ठीक। फिर आपने कहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरा कह लिया आपने शियर स्ट्रेन। तो ये तो आपका हो गया स्ट्रेन, और वहां पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस, ये आपने पढ़ लिया स्ट्रेन, पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा स्ट्रेस क्या होता है, वो चीजें हमारी डिस्कस हो गई थी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीजें हमारी हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, एक हुक्स लॉ आता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, आता हुक्स लॉ, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी बताया गया होगा, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है देख लीजिए। हम लोग पॉइंट कर रहे हैं बेटा हुक्स लॉ, या इसी को कह लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं हुक्स लॉ का, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक। तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। दिस, ठीक, कब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है विद इन इलास्टिक, मतलब जब तक इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं किया, हमने पहले ही डिस्कस किया था पहले दिन, ठीक है। जब तक आपका इलास्टिक लिमिट को उसने क्रॉस नहीं किया है, तब तक स्ट्रेस जो होता है और स्ट्रेन, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होता है, तो इस केस में। और दूसरी चीज होता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग अलग अलग टाइप का डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वो कंडीशन आपका होता है, वो एक कांस्टेंट फैक्टर मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेंगे, ठीक है। तो केस क्या बनेगा देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस is directly proportional to, is directly proportional to strain, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम एक कांस्टेंट कह लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेते हैं। तो यहाँ पे दैट इज हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होते हैं एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है, ठीक है।
इस कांस्टेंट को कहते हैं वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो कांस्टेंट आपका होता है उसे हम लोग टर्म देते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेयर ई इज कॉल्ड, वेयर ई इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। वेरी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ क्या कहलाएगा बेटा, इलास्टिसिटी कहलाता है, जिससे इन्होंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब अगर ग्राफ यहाँ बनाते हैं तो अंदर इलास्टिक लिमिट जब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हम बनाते हैं बेटा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, इनके बीच में अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आप ग्राफ अगर बनाते हो तो कैसा मिलता है आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, ये मान लो हमने स्ट्रेन ले लिया एक्सिस, इस एक्सिस पे आपने स्ट्रेस ले लिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा मिलता है। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो हो गया वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इलास्टिक लिमिट जब लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या जो कब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन आपका क्या कब पढ़ेंगे, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, तो आगे अभी देखा जाएगा। फिलहाल हम इतना यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अंदर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है और इनका रेशियो एक कांस्टेंट फैक्टर मिलता है, उसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, अब देखो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती बेटा, जो मॉडुलस ऑफ हमारी इलास्टिसिटी है उसकी बोली जाती है प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं तो बोला जाता है इट इज कैसा है, स्केलर, ये आपका वेक्टर f बाई ए। ठीक है, तो बोला जाता है इट इज ए क्या, इट्स वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो हमारा इलास्टिसिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। जो बॉडी है किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। ठीक, एंड आल्सो मैनर इन विच द बॉडी इज क्या डिफॉर्म्ड, किस मैनर में बॉडी को आप डिफॉर्म करें उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपने कहा ये एक पॉइंट आपका बन गया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी जो वैल्यू होती बेटा, जो मॉडुलस ऑफ हमारी इलास्टिसिटी है उसकी जो वैल्यू आपकी हो रही है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी किस मटेरियल का आपने उस बॉडी को बनाया है, और दूसरा वहां पे जो क्या हो रहा है, किस मैनर में उसमें डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं, कौन से मैनर में, जैसे लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है कि क्या वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है, कैसे उसमें डिफॉर्मेशन आपका हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बेस पर हमें अलग अलग टाइप में अभी पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ठीक, दूसरी कंडीशन आपकी होती है जो बॉडी होता है, जो बॉडी होता है इसकी जो वैल्यू होती है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्या, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई चीज़ है बेटा अगर गर्म कर देते हो तो उसको खींचना या सिकोड़ना दबाना दोनों ही ईजी हो जाता है। किसी चीज़ को अगर आप हीट कर दीजिए ना तो उसको कंप्रेस करना या एक्सपेंड करना दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, ईजियर हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोनों चीज़ें हमारी ईजियर हो जाती हैं, आपका कंप्रेशन करिए चाहे एक्सपेंशन करिए बोथ आर क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसकी जो वैल्यू होती है, तो एक तो हम लोगों ने कह दिया मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और मैनर पे डिपेंड कर रहा है कैसे डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने कह लिया बेटा वैल्यू डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, बॉडी के टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे वैल्यू हमारी इसकी चेंज होगी। तीसरा कंडीशन होता है इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द, इसकी वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द, ठीक है, डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन का मतलब हो गया, ठीक है, कि लेंथ है, वॉल्यूम है, क्या है आपका, उस पर डिपेंड नहीं, उसका कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करेगा कि डायमेंशन छोटा है या बड़ा है, क्या है, किस शेप में है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन डायमेंशन पे उसकी डायमेंशन मतलब क्या, जैसे मान लो ये हमने ले लिया, अब ये जिस मटेरियल का बना है, ठीक है, तो इसके लिए जो आपका यंग मॉडुलस की वैल्यू होगी, अगर उसी मटेरियल का ये भी बना है, फिलहाल यहाँ डिफरेंट है, ठीक है, अगर उसी मटेरियल का ये भी बना तो इसका डायमेंशन बड़ा है लेकिन फिर भी वैल्यू हमारी क्या होगी,
सेम सेम मिलेगी। तो डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन उसके तुलना में कितना है, जैसे 1 मीटर लंबा है कि 10 मीटर लंबा है कि 20 मीटर लंबा है, यंग मॉडल्स की वैल्यू जितनी होगी उस मटेरियल के लिए वो वही रहेगी, अगर बाकी फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया। क्या होगा अब जो यंग मॉडल्स है, मॉडल्स ऑफ क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, उसको 3 कैटेगरी में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं बेटा। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयरिंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, या उसी को मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी कह लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ क्या कह लेंगे, रिजिडिटी होता है। तो टाइप्स ऑफ क्या, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ये पॉइंट हम नोट कर दे बेटा, किन पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन पॉइंट्स को नोट कर दिया, किन फैक्टर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर देते हैं। फिलहाल आप याद रखिएगा, पॉइंट्स हम नोट कर देते हैं कि जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, या सीधे ऐसे बना लो, पॉइंट बना लीजिए क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, उसी हम मेन प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो प्रॉपर्टी आपकी होती है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की, वो क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ से ठीक है देखना है। तो पहला हमने कहा इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैनर, मैनर मतलब किस तरीके से, मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म। ठीक, तो लिखा पहले इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी, इसकी जो वैल्यू होती है वो बॉडी की मटेरियल, मटेरियल कैसे कौन सा यूज हो रहा है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक तो मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करे, एंड मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म, एंड मैनर in which the body is deformed। एक पहला पॉइंट ये हो जाता है बेटा, पहला आपने कह लिया कि आपका एक तो मटेरियल ऑफ बॉडी पे, और दूसरा आपका होता है कि किस मैनर में उसको हम डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा होता है डिपेंड्स, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, value depends on temperature of the body। बेटा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप चेंज करोगे तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा बेटा उसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं, इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्या डायमेंशंस, इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, दैट इज लेंथ वॉल्यूम उस पर आपका डिपेंड नहीं करता ऑफ द बॉडी, इट्स वैल्यू इट्स वैल्यू इज इन, ये सब डिपेंडेंट थे, इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट ऑन डायमेंशन ऑफ बॉडी, डायमेंशन ऑफ बॉडी, इसकी जो वैल्यू होती है वो बॉडी का डायमेंशन क्या है आपका, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, इट्स वैल्यू ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ एंड वॉल्यूम, तो इस पे ये डिपेंड आपका नहीं करता है, इसकी वैल्यू जो है वो लेंथ और वॉल्यूम पे आपका डिपेंड नहीं करता, यानी डायमेंशन पे आपका बेटा डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन कितना है क्या है उस चीज पे आपका ये डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, अगला, तो ये तो हो गया हमारा क्या होता है कैसे होता है उसके बेस पे दिखा देते हैं। फिर हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हम बनाते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इतना समझ गए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा,
हुक चला था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा हो गया, ठीक है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट इज कह सकते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई। ई जो होता है कांस्टेंट फैक्टर हो गया, इसे कह लिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को नाम दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे हम लोगों ने पहला कह लिया बेटा इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द बॉडी, किस बॉडी मटेरियल किस मटेरियल की बॉडी बनी हुई है, एंड मैनर इन विच बॉडी इज रिफॉर्म्ड, बॉडी को किस मैनर में आप डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेंथ में, वॉल्यूम में, किस में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड किया। ठीक, दूसरा हो गया इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी की टेम्परेचर हाई है, लो है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी उस पर चेंज होती है बॉडी की। अगला इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट है ऑन डायमेंशन ऑफ बॉडी, डायमेंशन मतलब वो कितना लंबा है, कितना क्या मोटा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आइडेंटिकल केसेज हैं तो सेम मटेरियल का बनाया गया है तो उसका वॉल्यूम कितना है, उसका लेंथ कितना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब अगला हम लोग पॉइंट करते हैं बेटा हेडिंग टाइप्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको रिमूव कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बनता है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आता बेटा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी होती है, ठीक है, वो कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली अपने यहाँ जो हम लोग बेटा इसकी स्टडी करते हैं, एक पढ़ते हैं यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो तीन टाइप हम लोग पढ़ेंगे। यंग मॉडुलस फर्स्ट हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, इसी को बेटा कुछ लोग गामा से पोंसेट करते हैं, कुछ लोग वाई से पोंसेट करते हैं, ये कंडीशन होता है, वाई से या गामा से जो भी कह लिए, तो यंग मॉडुलस को वाई से दिखा लेते बेटा। ठीक है, ये वाई हो गया, यंग मॉडुलस को दिखा लिया। दूसरा जो होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस को बीटा या बी से दिखा देते हैं। अगर आपने क्या यंग मॉडुलस को गामा से दिखाया है तो यहाँ बीटा ले लेना, अगर वहाँ वाई से दिखाया है तो यहाँ पे हम लोग वी से दिखा लेते हैं। इसी को कह लेते हैं बेटा बल्क मॉडुलस, क्या कहेंगे उसे, बल्क मॉडुलस कह देते हैं। ठीक है, और तीसरा या कहीं कहीं आपको के से भी रिप्रेजेंटेड होता है, तो इसे हम लोग बीटा आर के से रिप्रेजेंट, दो चीजों में रिप्रेजेंट, बीटा और के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा, इसी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी ब्रैकेट में बोलो शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, और जो शियर मॉडुलस होता है उसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा जैसे हिमालय लिखते हैं ना, थोड़ा सा नीचे स्टच कर देते हैं तो उसी को ईटा पढ़ते हैं, तो ईटा से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या, और क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा यंग मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस की बात करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लेते हैं बेटा वो हमारा होता है यंग मॉडुलस, YOUNGS, यंग्स मॉडुलस। ठीक, फर्स्ट होगा यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो यंग मॉडुलस क्या होता है बेटा, बोला जाता है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को स्पेशली हम लोग बेटा कह लेते हैं, ठीक है, यंग मॉडुलस कह लेते हैं। क्या उसे कहेंगे आप, यंग मॉडुलस कह लेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है स्पेशली उसी को हम लोग कह लेते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर किसी वायर में आपका इलांगेशन हो रहा है
किसी भी वायर में आपका क्या हो रहा है, इलांगेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैसा होगा, क्या होगा, कैसे हम लोग यंग मॉडल्स को दिखाएंगे। तो उसी को लॉन्गिट्यूडनल को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल लेते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन क्या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, तो क्योंकि नॉर्मली हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं फोर्स, तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कह लेते हैं। तो बोला जाता है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the ratio of normal stress to the longitudinal strain, longitudinal strain। ठीक है, तो इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा क्या, यंग मॉडल्स कह लेते हैं। तो यंग मॉडल्स आपका हो गया रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्या, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को टर्म देते हैं बेटा यंग मॉडल्स कह लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप, यंग मॉडल्स। तो अगर फार्मूलाइज हम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये केस आपका हो जाता है बेटा, यहाँ से आपने बात कर लिए यंग मॉडल्स की क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम फार्मूलाइज करेंगे, इसको फार्मूला लिखेंगे, तो यंग मॉडल्स वाई की जो वैल्यू आपकी होगी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, तो इसी को हम लोग कह लेते हैं यंग मॉडल्स कह लेते हैं बेटा। तो यंग मॉडल्स की वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो हो गया उसे कह लिया आपने यंग मॉडल्स। और नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग फार्मूला लिखा था बेटा एफ बाई ए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखा था डेल्टा एल बाई एल। तो ये हो जाएगा एफ अपान ए अपान डेल्टा एल बाई एल, एल ऊपर शिफ्ट होगा बेटा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। तो एक फार्मूला हमने बना लिया, यंग मॉडल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एफ इंटू एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। अब अगर एफ जो है वो मान लो किसी बॉडी का वेट हैंग करके, जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है बेटा, इससे हमने इसको लटका दिया, तो अगर वेट अप्लाई करके उसमें फोर्स अपना वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है और उसके रेडियस की वैल्यू अगर आर दी गई है, मान लो आपका जो वायर है जिसपे हैंग किया जा रहा है जिसको, ठीक है, तो स्ट्रेस किया जा रहा है, उसका रेडियस अगर आर है, तो उसके टर्म में अगर आप लेते हैं मॉडल्स के लिए लेते हैं, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड बाय ऑन द वायर बाई किससे हैंगिंग ए बॉडी ऑफ मासियम। तो उस केस में अगर किसी बॉडी को आप हैंग करके आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसी का रिलेशन हम लिख लेंगे। और रेडियस जो वायर का है अगर वो आर है बेटा, तो आर करके इसका दूसरा फार्मूला मिल जाएगा वाई इक्वल टू एम जी इंटू एल अपान एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो इस टर्म में भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस टर्म में भी आपका क्या होगा, इक्वेशन आप लिख सकते हैं, y की वैल्यू होगी एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा बेटा, ये यंग मॉडल्स की वैल्यू इसके टर्म में आप नोट कर लेते हैं, इस टर्म में हम यंग मॉडल्स की वैल्यू को क्या कर लेते हैं बेटा, डिनोट कर लेते हैं। तो कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पे आप हम रिप्रेजेंट कर लेंगे यंग मॉडल्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखो अगर पूछा जाए इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, यूनिट और क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो बेटा देखो चूंकि ये डेल्टा एल अपान एल तो यूनिट डायमेंशन लेस है, तो जो हमारा स्ट्रेस के लिए यूनिट और डायमेंशन होता था वही इसके लिए भी आपका यूनिट और डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यूनिट अगर आप लिखेंगे एसआई यूनिट इसका लिखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो डायमेंशन जो आपका होता है, ठीक है, ये एम एल टी के पावर -2 अपान एल स्क्वायर, तो आएगा बेटा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो डायमेंशन आपका वही हो गया जो हमारा स्ट्रेस के लिए सिंपली हम लोग लिखते थे। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही डायमेंशन आपका यहाँ पे भी होगा, स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर करते हैं। तो इसके बेस पे दिखा देते क्या होगा, कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है बेटा। ठीक,
तो ये तो केस हमारा हो गया क्या, यंग मॉडल्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए बेटा, तो ये आपका यंग मॉडल्स की कंडीशन आपकी हो गई। एक चीज आपका होता है बेटा, जो यंग मॉडल्स होता है ये केवल हम सॉलिड के लिए एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विड और गैस के लिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या होता है, स्ट्रेचिंग लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा स्ट्रेस हम डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेन डेवलप कर सकते हैं, वो केवल हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है। वो केवल और केवल जो अप्लीकेबल होता है बेटा वो सॉलिड के लिए होता है, लिक्विड और गैसेस के लिए नहीं होता। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ठीक है, यंग मॉडल्स इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड नॉट फॉर लिक्विड एंड गैसेस। यंग मॉडल्स इज डिफाइंड young modulus is defined only for solids, not for liquid or gas, not for liquid or gas। तो ये लिक्विड और गैस के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड और गैस के लिए नहीं होता है, केवल किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। ये केवल आपका सॉलिड के लिए होता है। तो उसके बेस पर आप डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज नोन एज बेटा यंग मॉडल्स। इसी को नाम आपने क्या दिया, यंग्स मॉडल्स कह लेते हैं। ठीक है, अब केसेस कुछ इसमें बनता है बेटा, क्या होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है यंग मॉडल्स के लिए। ठीक है, इफ देखो जो हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, अगर किसी भी वायर का जैसे कंडीशन लिया जाए कि अगर आप इंक्रीज करते हो लेंथ को, आप स्ट्रेस कर रहे हो, तो बेटा जब स्ट्रेस करते हैं ना, क्या करेंगे, जब आप स्ट्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन देखो हुक चला जो अप्लीकेबल था बेटा, वो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही मेनली फॉलो होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर देने पर वहाँ पे फिर वेरिएबिलिटी आने लगती है, चेंजेस आने लगती हैं। तो बोला जाता है ठीक है कि अगर आपका लेंथ किसी वायर का स्ट्रेस करके डबल कर दिया जाए, ठीक है, अगर लेंथ आपका डबल कर देंगे तो उस केस में आपका जब क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू होगी 2l माइनस एल अपॉन एल, तो डेट इज 1 आ जाएगा बेटा, यूनिट आ जाएगा। ऐसे केस में मॉडल्स की वैल्यू होगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और वो जो वैल्यू होती केवल स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। वो जो वैल्यू आपकी होगी वो ओनली फॉर कितने के बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो वहां से हम दिखा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, बोला तो सो यंग मॉडल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या, स्ट्रेस, न्यूमेरिकली इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, विच विल डबल द लेंथ ऑफ वायर। तो उस केस में यंग मॉडल्स की वैल्यू जो होती है वो स्ट्रेस के बराबर तब होती है, यंग मॉडल्स की वैल्यू, जब आपका उसकी लेंथ को हम लोग डबल कर देते हैं। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा, अगर लेंथ को खींच के किसी वायर का बेटा डबल कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो आपका क्या होगा, स्ट्रेस होता है, यंग मॉडल्स उसके बराबर होगा। क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब स्ट्रेन की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, तो हमारा वो स्ट्रेस से क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यंग मॉडल्स वाई की वैल्यू स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपकी होती है ऐसे केस में, फॉर ए रिजिड बॉडी द वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स विल बी इनफाइनाइट। ऐसे केस में जो यंग मॉडल्स की वैल्यू अगर बॉडी रिजिड है और उसमें इलांगेशन पॉइजनी नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, दूसरा होता है अगर स्मॉल लेंथ आप की इंक्रीज करते हैं, जब बेटा स्मॉल लेंथ इंक्रीज करेंगे, स्मॉल लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि जो वायर है, मान लो ये वायर आपका है, अब इसको हम खींच रहे हैं ना, जब खींचेंगे बेटा तो इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, तो एरिया में क्या है नहीं, रेडियस की वैल्यू हमारी चेंज होगी। और रेडियस चेंज होने का मतलब एरिया की वैल्यू आपकी चेंज होगी। रेडियस चेंज होने का मीनिंग क्या हो गया बेटा, एरिया जो आपका वायर का होता है वो चेंज होता है। तो जनरल वे में क्या किया जाता है कि जो इलांगेशन आपका वायर का होता है, ठीक है, वो स्मॉल रखा जाता है। इतना स्मॉल रखते हैं कि जिसकी वजह से उसके एरिया में जनरली चेंज की जो वैल्यू आपकी आती है वो बहुत कम हो। ठीक, अदरवाइज अगर लेंथ में ज़्यादा इलांगेशन कर देंगे तो एल अपान आर स्क्वायर, जैसे फार्मूले में है ना, एल बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी बहुत, ये कम हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जनरली हम यूज़ करते हैं, जब इसके फार्मूले को यूज़ किया जाता है तो स्मॉल इलांगेशन के लिए ही हम लोग अप्लीकेबल करते हैं इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है, जैसे वायर है, अब वायर किसी मटेरियल का बना है, इसको अगर लटका देना तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसका अपने वेट की वजह से कितना इलांगेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो mg हम लोग ले रहे हैं ना, ये तो mg हम बाहर से उसमें अप्लाई कर रहे थे जब वायर की वेट को हम नेग्लेजिबल ला रहे हैं। अगर हमने इसमें वायर पे एक वेट अप्लाई कर दिया
क्या कर दिया, वेट को जब अप्लाई कर दिया तो उस केस में पूछा जाता है कि उसके अपने वेट की वजह से इलांगेशन क्या होगा। तो हम लोग फिर यही फार्मूला यूज कर लेंगे, इसी फार्मूले से बेटा डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया वाई, या डायरेक्ट अगर एरिया दिया गया है तो ए इंटू वाई कर लेना। लेकिन अब की बार जो लेंथ लेंगे ना, जो हम लोग लेंथ लेंगे बेटा, उसका मास जो आपका हो रहा है वो आपका सेंटर ऑफ मास से, चूंकि टोटल मास को हम लोग कहाँ कंसंट्रेटेड मानते हैं, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से ही हम मेजर करेंगे। तो वहाँ पूरा लेंथ ना लेके हम वैल्यू लेते हैं एम जी एल बाई टू हो जाता है। एल पूरा नहीं लेंगे, एम जी एल बाई क्या ले लेंगे, टू ले लेंगे, जो अपने वेट की वजह से होता है। तो पॉइंट बनता है इलांगेशन इन द वायर बाई इट्स ओन वेट। एक पॉइंट हम लिख देते हैं, इलांगेशन इन द वायर, elongation in the wire by its own weight, its own weight, अपने वेट की वजह से इलांगेशन की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आता है बेटा डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी एफ इंटू एल अपान क्या, ए इंटू वाई हो जाएगा। और एफ जो होगा वो वेट होगा, तो वो हो जाएगा बेटा एम जी, मान लो टोटल मास एम है इंटू जी। लेकिन यहाँ लेंथ जो होगा ना, क्योंकि वेट आपका किसी बॉडी का जो होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है, तो वहाँ पे एल की जगह पे आप एल बाई यहाँ पे ले लेना बेटा टू अपान होगा ए इंटू वाई। तो यहाँ से रख के कितना इलांगेशन डेवलप होगा वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस टू को, ये बाई टू है, टू के नीचे कर लो, ये बराबर आप शिफ्ट कर लो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। एम जी एल अपान टू ए इंटू वाई के बराबर हो गया, एम जी एल अपान टू ए इंटू क्या हो गया, वाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं यहाँ से। और एरिया अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं और डेंसिटी वगैरह कम में फिर से इसको रिकन्वर्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, कोई मतलब नहीं बेटा। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, इसके बेस पे इलांगेशन इन द वायर बाई इट्स ओन वेट क्या होगा यहाँ से आप निकाल लेते हैं। ठीक, तो कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा बल्क मॉडल्स और शेयर मॉडल्स वगैरह। ठीक है, बट इस पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यंग मॉडल्स पे ही होता है। तो ये चीज़ें हम लोग की हो गई हैं, इसको आप कंप्लीट कर डालिएगा। ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाकी कल करते हैं। ठीक।